हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लूसिड स्टडी। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद देश में पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो गया और इसके बाद गवर्नमेंट ने 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया और ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब सवाल ये था कि क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को कोर्ट्स के रिव्यू से बाहर कर सकती है। आइए अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस हिस्टोरिक केस में क्या फैसला दिया। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पहुंच गया क्योंकि इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज इन्वॉल्व थे। इसलिए इसके हेयरिंग में 5 जज की बेंच बैठी और इस बेंच पे ये 5 जजेस शामिल थे। चीफ जस्टिस एन रॉय, जस्टिस HR खन्ना, जस्टिस के मैथ्यू, जस्टिस MH बेग एंड जस्टिस YV चंद्रचूड़। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन ये था कि क्या पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर का यूज करके प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को कोर्ट्स की स्क्रूटनी से बाहर कर सकती है, या फिर क्या ऐसी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। और यहाँ एक बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस केस से सिर्फ 2 साल पहले केशवानंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया था कि पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बहुत वाइड पावर्स हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय या डैमेज नहीं कर सकती। अब सुप्रीम कोर्ट को देखना था कि 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और स्पेशली आर्टिकल 329A सब क्लॉज 4 क्या इस कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट को क्रॉस करता है या नहीं। आर्टिकल 329A में कई क्लॉजेस थे, लेकिन सबसे कंट्रोवर्शियल क्लॉज था क्लॉज 4। इस क्लॉज के अकॉर्डिंग अगर प्राइम मिनिस्टर या लोकसभा स्पीकर के इलेक्शन को चैलेंज किया जाता है तो उस डिस्प्यूट को कोई कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि पार्लियामेंट किसी और अथॉरिटी को अपॉइंट करेगी जो उस डिस्प्यूट का डिसीजन देगी। लेकिन इस क्लॉज की सबसे कंट्रोवर्शियल बात ये थी कि अगर किसी कोर्ट ने पहले ही प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन पर कोई जजमेंट दे दिया है तो वो जजमेंट भी इनइफेक्टिव हो जाएगा। सिंपल वर्ड्स में समझे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का इलेक्शन इनवैलिड डिक्लेयर किया था, लेकिन आर्टिकल 329A सब क्लॉज 4 के थ्रू पार्लियामेंट उस जजमेंट को प्रैक्टिकली नलिफाई करना चाहती थी। मतलब प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को जुडिशियल रिव्यू से ऑलमोस्ट बाहर कर दिया गया था और गवर्नमेंट ने इस अमेंडमेंट को डिफेंड करते हुए कई आर्ग्यूमेंट्स दिए। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट था कि आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने की पावर देता है, इसलिए पार्लियामेंट ने जो अमेंडमेंट किया है वो वैलिड है। गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा स्पीकर जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अगर उनके इलेक्शंस को कोर्ट्स में चैलेंज किया जाएगा और केसेस सालों तक चलते रहेंगे तो इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। गवर्नमेंट का एक और आर्ग्यूमेंट था कि पार्लियामेंट लोगों की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है और इसीलिए पार्लियामेंट को ये डिसाइड करने का राइट है कि ऐसे इलेक्शन डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व किया जाना चाहिए। वहीं राज नारायण ने गवर्नमेंट के इन आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रांगली अपोज किया। उनका सबसे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। अगर एक ऑर्डिनरी कैंडिडेट के इलेक्शन को कोर्ट एग्जामिन कर सकता है तो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को भी कोर्ट एग्जामिन कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और अगर पार्लियामेंट कोर्ट्स की पावर ही छीन लेगी तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। और राजनारायण ने ये भी आर्ग्यू किया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ इसलिए अमेंड नहीं कर सकती कि किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कोर्ट के अनफेवरेबल जजमेंट से बचाया जा सके। और आखिरकार 7 नवंबर 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना हिस्टोरिक जजमेंट सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 329A सब क्लॉज 4 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये क्लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है और कोर्ट ने ये भी क्लेरिफाई किया कि हाँ, पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर है, लेकिन ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल्स को डिस्ट्रॉय या डैमेज नहीं कर सकती। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 329A सब क्लॉज 4 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों माना। तो जैसे कि कोर्ट ने बताया कि ये क्लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के कई बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है। कोर्ट ने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है और अगर इलेक्शंस फेयर नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी का पूरा सिस्टम ही वीक हो जाएगा और अगर किसी एक व्यक्ति के इलेक्शन को कोर्ट के रिव्यू से बाहर कर दिया जाए तो इलेक्शन प्रोसेस सबके लिए इक्वल नहीं रहेगा। देन कोर्ट ने कहा रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे आम नागरिक हो या प्राइम मिनिस्टर, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। अगर पार्लियामेंट किसी एक व्यक्ति के इलेक्शन को कोर्ट्स के रिव्यू से बाहर कर दे तो रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल ही वायलेट हो जाएगा। और कोर्ट ने फिर से रीअफर्म किया कि जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का एक एसेंशियल फीचर है। कोर्ट्स के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो चेक कर सके कि गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के एक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है
या नहीं, और अगर पार्लियामेंट कोर्ट्स की ये पावर ही हटा देगी तो कॉन्स्टिट्यूशन का चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि इलेक्शन वैलिड है या इनवैलिड इसका फैसला लेना जुडिशरी का काम है, पार्लियामेंट का नहीं। अगर पार्लियामेंट खुद ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू किसी डिस्प्यूटेड इलेक्शन को वैलिड डिक्लेयर कर दे तो वो जुडिशरी के फंक्शंस में इंटरफेयर करेगी और इससे सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल वायलेट होगा। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात सामने आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 329A सब क्लॉज 4 को स्ट्राइक डाउन कर दिया, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को वैलिड मान लिया। पर ध्यान रहे, ये डिसीजन 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से नहीं दिया गया था। कोर्ट ने उस समय रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में किए गए कुछ रेट्रोस्पेक्टिव लीगल चेंजेस को अप्लाई किया। उन लीगल चैलेंजेस की वजह से जिन एक्शंस को पहले करप्ट प्रैक्टिसेस माना गया था वो नए लॉ के हिसाब से करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं रहे। इसी बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्क्लूड किया कि इंदिरा गांधी का इलेक्शन वैलिड माना जाएगा। ये जजमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट जजमेंट में से एक माना जाता है। इस जजमेंट ने दोबारा कंफर्म किया कि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर लिमिटेड है। जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। रूल ऑफ लॉ सब पर इक्वली अप्लाई होता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और प्राइम मिनिस्टर भी कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ से ऊपर नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो ये था कि डेमोक्रेसी में ना कोई इंडिविजुअल और ना कोई इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है। पार्लियामेंट विच इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर ही अपने पावर्स का यूज करना होगा। और इसी वजह से इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है और यूपीएससी के लिए भी ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है।